प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, आज बीए पार्ट सेकंड के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था प्रश्न पत्र में राष्ट्रपति पद के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को दी जाएगी। विद्यार्थियों, भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में ये कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को मिलाकर संघीय कार्यपालिका बनती है। हमारे देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें इंग्लैंड व अमेरिका की शासन प्रणालियों का सुंदर समन्वय भी किया गया है। भारत में राष्ट्रपति का पद अमेरिका की भांति अपनाया गया है, परंतु संसदीय सरकार होने के कारण राष्ट्रपति केवल भारतीय गणराज्य के मुखिया है। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश महारानी के समान होती है। भारतीय संविधान के अध्याय 5 की धारा 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अपने अधीन कर्मचारियों और पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और तथा किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। प्रथम योग्यता में केवल भारतीय नागरिकता का उल्लेख है। यहाँ मूल रूप से भारतीय नागरिक जैसी शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है। लाभ के पद का यहाँ अर्थ यह है कि उम्मीदवार भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अधीन सेवारत नहीं हो। अब हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। 29 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। संसद व विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य व विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। भारत में केवल 7 राज्यों में ही विधान परिषद होने के कारण विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली व पांडिचेरी जैसे केंद्र प्रशासित प्रदेशों में विधानसभा होने के कारण राष्ट्रपति के चुनाव में ये विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर 6 माह में चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता है। इस कारण से यदि किसी विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हो तो भी राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित समय पर होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल सकलमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के होता है। उम्मीदवारी हेतु 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक निर्वाचक मंडल में होने चाहिए। जमानत राशि 15,000 रुपये होती है, जो कि उम्मीदवार द्वारा चुनाव में 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पर जमानत जब्त हो जाती है। इस चुनाव में एक मतदाता के मत का मूल्य निकाला जाता है और प्रत्येक मतदाता उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार वरीयता क्रम में मत देता है। एक विधायक के मत का मूल्य निकालने का जो फार्मूला है वह है उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या का भाग दे दिया जाता है इंटू 1000 का उसमें भाग दिया जाता है। यहाँ जनसंख्या का आधार वर्ष
1971 की जनसंख्या है, 2026 तक यही आधार रहेगा। ये सभी प्रावधान 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किए गए हैं। इस सूत्र के आधार पर राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 है। संसद सदस्यों के मत के मूल्य निकालने का फार्मूला। राज्यों तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का कुल योग में संसद के निर्वाचित सदस्यों की भाग दे दिया जाता है और इस सूत्र के आधार पर वर्तमान समय में एक सांसद का मत मूल्य 708 है। इस चुनाव में वही उम्मीदवार विजयी होता है जो निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है। अनुच्छेद 71 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अब शपथ के बारे में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, लोगों की सेवा तथा उसके कल्याण की शपथ लेता है। कार्यकाल अनुच्छेद 56 के अनुसार शपथ के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आरोप में ही केवल महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 में इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 56 में इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। अब हम महाभियोग प्रक्रिया के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 56 व अनुच्छेद 61 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है और वह भी केवल राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, अन्य किसी विधि द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए किसी भी सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग समर्थक होना आवश्यक है। प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पहले इस बात की सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। यदि कोई सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। यदि दूसरा सदन भी इस प्रक्रिया से प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो राष्ट्रपति को उसी दिन अपना पद छोड़ना पड़ता है। महाभियोग प्रस्ताव पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संसद के मनोनीत सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति को सभी शक्तियां व विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 65 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने, इस्तीफा दे देने या उसको पद से हटा देने पर उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसी अनुच्छेद में इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थित रहने पर या बीमार हो जाने तथा अन्य काम से राष्ट्रपति कार्य करने में सक्षम नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य तब तक करेगा जब तक कि राष्ट्रपति अपना पद वापस नहीं संभाल लेता है। अनुच्छेद 70 में उल्लेख है कि उपयुक्त परिस्थितियों के अलावा यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में संसद व्यवस्था करेगी। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे नियमित राष्ट्रपति की भांति सभी शक्तियां व विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अब हम विशेष शर्तों के बारे में उल्लेख करेंगे। अनुच्छेद 59 में शर्तों का उल्लेख है। पद पर रहते हुए कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को रहने के लिए राष्ट्रपति निवास प्राप्त होता है और पद पर रहते हुए उनके वेतन में से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां भी है। राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। अपने पद के अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोई कार्य करें उसके लिए संबंध में किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि भारतीय संघ के सभी कार्य
राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति पद पर आसीन रहते हुए उसके विरुद्ध न तो मुकदमा चलाया जा सकता है, न गिरफ्तार वारंट जारी किया जा सकता है और न ही कैद किया जा सकता है। अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विवेचना करेंगे। भारत में राष्ट्रपति एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, लेकिन उसे विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति की शक्तियों का संविधान में कहीं वर्गीकरण नहीं किया गया है। उसकी समस्त शक्तियाँ कार्यपालिका संबंधी ही है, परंतु अध्ययन सुविधा से उसकी शक्तियों को कार्यपालिका, व्यवस्थापन, न्यायिक या सामान्य एवं संकटकालीन शक्तियों में वर्गीकरण किया जा सकता है, जो निम्नानुसार है। सर्वप्रथम कार्यपालिका या प्रशासकीय शक्तियाँ। भारतीय संघ में प्रशासन का संचालन संबंधी सभी शक्तियाँ संविधान द्वारा राष्ट्रपति में निहित है। शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय ही कहलाते हैं। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल के किसी भी निर्णय को प्रधानमंत्री के माध्यम से अपने विचारार्थ मांग सकता है। संविधान के अनुच्छेद 53 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। दूसरा, नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यपाल के अध्यक्ष, राज्यों में राज्यपाल, राजदूत आदि की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति करता है, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, भाषा आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि मुख्य है। राष्ट्रपति भारत में सर्वोच्च सेनापति होता है। वह स्थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाती है, परंतु स्पष्ट बहुमत होने पर लोकसभा चुनाव में जब स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो राष्ट्रपति स्वीकृत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पहली बार भारत के संविधान में मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह के चयन में, वीपी सिंह की सरकार के पतन के बाद चंद्रशेखर के चयन में राष्ट्रपति ने अपनी विवेकीय शक्तियों का प्रयोग किया था। केंद्र राज्य संबंधों में नियंत्रण। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकारों को निर्देशित कर सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व है। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित दूतावासों में राजदूतों एवं अन्य दूतों की नियुक्ति करता है तथा विदेशों से आने वाले राजदूतों का स्वागत एवं परिचय पत्र स्वीकार करता है। अब दूसरी शक्तियां हैं व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां या विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा के समान संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। भारत में संसदीय लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय का सिद्धांत अपनाया गया है। अतः राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति के कार्य है। राष्ट्रपति विधायी क्षेत्र में संसद के अधिवेशन बुलाने एवं सत्रावसान का कार्य करता है तथा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। नई संसद का गठन होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण देता है। इसके अलावा किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गंभीर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाकर
उस विधेयक के विवाद का निराकरण करता है। संसद में सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति यदि लोकसभा में किसी आंग्ल भारतीय को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। इसी प्रकार राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, फिल्म, उद्योग, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि अर्जित व्यक्तियों में से 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है। अब विधेयकों पर हस्ताक्षर संबंधी कार्य। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। जब तक राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर स्वीकृति प्रदान नहीं करता है तो वह विधेयक संविधान का अंग नहीं बन जाता है। भारत में राष्ट्रपति साधारण विधेयक को अपने सुझावों सहित पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, लेकिन संसद पुनः उस विधेयक को ज्यों क्या त्यों यदि पारित कर देती है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यदि संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा है तो परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रपति को कार्यपालिका आदेश या अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक लागू रहता है। राज्यों के संबंध में व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण केंद्र सरकार का ये कार्य है कि राज्यों का प्रशासन संविधान के अनुसार चले। इस हेतु राष्ट्रपति राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित कुछ विधेयकों को पूर्व स्वीकृति हेतु राज्यपाल उन विधेयकों को भेज सकता है। जैसे यदि कोई राज्य संपत्ति प्राप्त करने संबंधी विधेयक बनाता है या समवर्ती सूची के वे विषय जिन पर या तो संसद ने कानून बना रखा है, कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अब वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। राष्ट्रपति चालू वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों के समक्ष आय व्यय का लेखा जोखा पेश करवाता है। राष्ट्रपति आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रख सकता है एवं आपातकालीन परिस्थितियों में इस कोष से पैसा खर्च कर सकता है। वित्त आयोग की नियुक्ति एवं आपातकाल में अनुच्छेद 360 में पूरे देश को बजट भी केंद्र संसद से बनाता है। अब न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में राष्ट्रपति को अपराधियों को क्षमा करने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के न्यायिक अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति को अपराधियों को क्षमा करने का अधिकार सीमित ही है, क्योंकि निम्न परिस्थितियों में वह इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। उन सभी बातों में जहां दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो तब राष्ट्रपति अपराधी को माफ़ नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति समवर्ती सूची के उन मामलों से संबंधित अपराधों में क्षमादान नहीं कर सकता जब तक कि संसद ने उस विषय को राज्य की कार्यपालिका शक्ति से अलग नहीं माना हो। इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति विधायी, कार्यपालिका एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही करता है। इस प्रकार आज हम इतना ही राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया और शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।